तो देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो हम लोग ना जीपी कर रहे थे, जीपी में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, ठीक है। इसके बाद आज हम लोग फिर 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा देखो 11 में क्या दिया है देखते हैं। बोल रहा है second term of a GP is 24 and fifth term is 81, the series is, ठीक है। अगर किसी GP का सेकेंड टर्म यानी T2 24 है, फिफ्थ टर्म यानी T5 81 है, तो वो सीरीज मतलब जीपी सीरीज कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला? तो बताओ कौन सा होगा। बिना कैलकुलेशन की इसका आंसर तुम लोग बोल सकते हो। हाँ थोड़ा सा जो है एक जगह पे जाके लगेगा कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखते हैं तुम लोग बताओ, पहले कोशिश करो कौन सा आंसर लग रहा है तुम लोगों को। देख के थोड़ा बहुत अंदाजे से बताया जा सकता है, कुछ कैलकुलेशन किए बिना। अरे बोलो सी। सी। हाँ देखो सी क्यों बोलो तो, सी क्यों? কারণ সেকেন্ড টার্ম 24 हाँ ওটাতেই सेकेंड আছে। टर्म 20। हाँ ठीक। ये देखो बोला है ना सेकेंड टर्म 24, तो कैलकुलेशन करने का क्या जरूरत है? यहाँ तो सेकेंड 36 है, यहाँ सेकेंड 36 है, ये दो तो कंफर्म है नहीं होगा। अब हाँ एक चीज हो सकता है कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है। मतलब सी सही है, अगर नहीं है तो डी होगा, ठीक है। तो उसको कंफर्म करना पड़ सकता है, लेकिन ए बी पे चेक करना बेकार है, ठीक है। तो हम लोग सी पे चेक करेंगे, तो सी पे चेक करते हैं। सी पे चेक करते हैं कि सी है या फिर डी होगा, ठीक है। सी है या फिर डी होगा। गुड मॉर्निंग मैम। सी का देखो डिटेल्स क्या है, 16 24 36 54। इस पे एक बार कंफर्म कर लेंगे। क्यों क्यों बोला तो क्योंकि डी है ना, इसी वजह से। बाई चांस अगर डी हुआ 16 24 36 54 और उसके बाद हमारा खाली है, ठीक है। तो ये तो T2 हो गया, T3 T4, यहाँ पर T5 आएगा, तो ये निकाल लो। अगर ये वाला T5 जो है ये हम लोग का अगर 81 हो जाता है, सपोज कि अगर T5 हम लोग का 81 आ जाता है, तो कंफर्म यही वाला आंसर होगा, है ना। तो इसको कैसे चेक करोगे? करो यहाँ पर 16, अगर ये मेरा जीपी है तो 16 से 24 कैसे बना होगा बताओ। 16 से 24 कैसे बना होगा, मतलब आर बताओ, आर बताओ। 16 plus 8 प्लस होगा ना, प्लस होता अरिथमेटिक में। मैम 24 by 16। 24 divided by 16। हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा 3/4। हाँ 3/2। 3/2। हाँ 3/2। तो 16 इंटू 3/2, देखो 16 इंटू 3/2 देख लो चेक करके 24 ही होता है। ये देखो 16 इंटू 3/2, ये देखो 24 होता है। अब 24 में भी इंटू 3/2 करके देखो 36 होना चाहिए। अगर हो रहा है तो फिर सही सही जा रहा है, चेक करो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर चेक करते हैं। देखो इसमें 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, 24 है, 3 इंटू 3 डिवाइड 2, तो देखो कितना आ गया 36। अब 36 में भी 3/2 लगाते हैं, मतलब जीपी तो है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। 54 हो गया। अब 54 में 3/2 लगाओ, कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो फिर यही मेरा आंसर होगा। फिर मेरा डी ऑप्शन का कोई और चेकिंग का जरूरत है, 81। हाँ तो इसका मतलब कंफर्म सी हो गया। वैसे देख के तो पता चल ही गया कि सी ही होगा, फिर भी डी था, इस वजह से मैंने दोबारा चेक किया। अगर डी में कुछ डेटा रहता तो फिर हम लोग उस यहाँ पर जैसे एलिमिनेट किए, जिस वजह से ए और बी को, उसी वजह से डी को भी एलिमिनेट कर दो। बट डी पे नन ऑफ दिस लगा हुआ है ना, इसलिए एक बार रीचेक कर लिया कि ये लास्ट में 81 मतलब फिफ्थ 81 में सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा आंसर इस पे आ गया है ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ ए जीपी इज 39। बोल रहा है कि 3 नंबर्स जीपी में है, ठीक है। 3 नंबर्स जीपी में है और
अगर उस 3 नंबर्स का टोटल करोगे तो 39 आएगा, और उसका प्रोडक्ट यानी 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 729 आएगा। द नंबर्स आर, नंबर क्या क्या होगा, मतलब ये जो ऑप्शंस गिवन है ये सभी वो 3 नंबर्स के ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा सही नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 नंबर्स ऑफ ए जीपी इज 39। अच्छा, तो फिर कैसे चेक करोगे, सिंपल सा तरीका है। देखो ये तीन नंबर क्या होना चाहिए, 3 नंबर का ऐड करने से 39 मल्टीप्लाई करने से 729। लेकिन एक चीज तुम लोग देखो, 3 नंबर एक ही जैसा है, बस उसको आगे पीछे कर दिया है। 3927 देखो हर जगह पे वही 3927। और एक चीज देखोगे 3927 को ऐड करने से कितना आता है, देखो 3927 को ऐड करोगे 39 आएगा, 3927 को मल्टीप्लाई करोगे 729 आएगा। तो ये तीन डेटा को ऐड और मल्टीप्लाई करने से हर ऑप्शंस में 39 और 729 आ जाता है। तो इससे हम लोग चेक नहीं कर सकते, तो फिर कैसे चेक करेंगे। और एक कंडीशन है ना कि ये 3 नंबर जीपी में होना चाहिए, तो इसमें से मैम ढूंढो कौन सा ऑप्शन की जीपी सी है। হবে? सी, ऑप्शन सी। सी, हाँ ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसमें से जो मेरा जीपी है वही आंसर होगा, ऑप्शन सी है। ये देखिए पहला ऑप्शन, ये देखिए पहले ऑप्शन में क्या है चेक कर लो, 327 और 9, ये दिख ही रहा है, ये जीपी होना पॉसिबल नहीं है। 327 और 9, क्यों, क्योंकि 3 में 9 मल्टीप्लाई करोगे 27 होगा, 27 में 9 मल्टीप्लाई करने से थोड़ी ना कभी 9 आता है, तो ये ऑप्शन तो होगा, ठीक है। बी पे चेक कर लो, ठीक है, इस तरीके से करना है। 9327, ये देखो 9327, 9 में कितना मल्टीप्लाई करने से 3 आएगा, 1/3, ठीक है। 9 में अगर 1/3 मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 3 में 1/3 मल्टीप्लाई करने से तो 1 आ जाएगा, फिर ऑप्शन बी भी नहीं होगा। नेक्स्ट सी, जो कि आंसर हो रहा है सी है 3, 9 और 27, ठीक है। अब चेक करो, हाँ ये बन रहा है, ये बन रहा है जीपी सीरीज। और देखो हमें 3 कंडीशन से क्वेश्चन को चेक करना है, कुछ सॉल्व करना नहीं है। 3 कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन की सब जो भी नंबर्स है उसको ऐड करने से, देखो नंबर हम लोग का क्या है, 3 नंबर हर जगह पे ही है, ऐड करने से हम लोग का होना चाहिए 39, वो तो हो ही रहा है, ठीक है। सेकंड है कि 3, 9 और 27 हर एक ऑप्शन में यही अवेलेबल है, मल्टीप्लाई करने से 729 होना चाहिए, वो तो हर ऑप्शन से हो रहा है, फिर तो कंफ्यूजन कौन सा होगा। तो और एक ऑप्शन है ना क्या, जीपी होना चाहिए, वो नंबर जीपी सीरीज में होना चाहिए, जो कि सिर्फ सी का जो सीरीज है वो जीपी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हम लोग का आंसर सी होगा। तो फिर और देखो सी आंसर हो गया, तो फिर डी से क्या लेना देना, डी हमें देखना ही नहीं है, वैसे भी वो नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो आंसर हम लोग का सी होगा, क्योंकि वो जीपी सीरीज में, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता है, सिंपल जब सीरीज गिवन होता है सीरीज पे चेक करो कि जीपी बन रहा है, अगर एपी का क्वेश्चन है एपी बन रहा है तो ही हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखो 13 वाला बोल रहा है, इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स 27/8, बोल रहा है कि पहले 3 टर्म को अगर ऐड करते हैं, पहले 3 टर्म को अगर ऐड करते हैं तो 27/8 आता है। बोल रहा है मिडिल टर्म क्या, ठीक है, मिडिल टर्म क्या होगा। तो यहाँ पर तुम लोग को याद है मैंने एक डेटा जो है यहाँ पर एक पैटर्न सिखाया था कि अगर 3 नंबर जीपी में है तो वो कैसे दिखेंगे, ये देखो हम दिखाते हैं, याद होना तो चाहिए। ये देखो ए बाई आर, ये मैम देखो ए बाई आर, ए एंड ए आर। है ए बाई आर, ए आर, इससे हमें करना चाहिए, ठीक है, इससे हमें करना चाहिए। क्यों, देखो ए और आर का डेटा बनता है, ए से हमें क्या मिलेगा फर्स्ट टर्म, और आर भी अगर मिल जाए तो मिडिल टर्म भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हमें 3 नंबर्स का बात होगा ना, तो अगर जीपी बोलेगा तो हमें ये वाला पैटर्न यूज करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए ए ए बाई आर और ए आर, ए बाई आर, ए और ए आर, ठीक है। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं।
ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा बोल रहा है, प्रोडक्ट करने से 27/8 आता है, मतलब ये इक्वल 27/8। यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आर आर कैंसिल आउट, ए क्यूब 27/8, ठीक है, ए क्यूब 27/8 हो गया, तो ए कितना आएगा, इसको क्या लिख सकते 3 हैं by इधर, 2. हाँ 3/2 का 3/2 होल क्यूब, तो ए कितना आ जाएगा 3/2। अच्छा, अगर ए मिल गया तो हम लोग आर भी निकाल लेंगे, ठीक है, ए मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है फर्स्ट टर्म मिडिल टर्म पूछा है, ठीक है, मिडिल टर्म पूछा है। अच्छा, यहाँ से तो ए निकलेगा, आर निकालने के लिए यहाँ पर पुट करेंगे तो आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो, ये इसमें ना सिर्फ इससे नहीं निकलेगा, देखो क्यों, यहाँ पर a/r ए आर करने पे ए क्यूब मिलके ए तो मिल गया, अब आर कैसे निकाले, देखो तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट भी करते हैं ना, ए का वैल्यू ए का वैल्यू ए का वैल्यू, तो आर नहीं निकलेगा, आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस मेथड से करने से नहीं हो रहा है, ठीक है, मुझे लगा इस मेथड से हो जाएगा, चलो इससे नहीं हुआ, दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा यानी जो नॉर्मल होता है, जैसे एपी सीरीज कैसे होता है, पहला ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर, इससे करोगे तो दोनों आंसर निकल जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद ए आर क्यूब, इस तरीके से डॉट डॉट ऐसे ही तो होता है ना, पहला एपी सीरीज का पहला टर्म ए, फिर ए इंटू आर, फिर ए इंटू आर आर यानी आर स्क्वायर। अब हमें 3 टर्म्स बोला था, देखो इससे ए पूछता तो ए निकल जाता, आर पूछा है ना, अब आर निकालने का कोई जगह नहीं है इस फॉर्मूले से, ठीक है, तो हम ये वाला ट्राई करते हैं, देखो 27/8, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होगा, ए क्यूब और ये देखो आर क्यूब, तो 27/8, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए आर का होल क्यूब और यहाँ पर लिखो 3/2 का होल क्यूब, ठीक है, तो ए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर हो गया 3/2, और देखो यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्यों बोलो तो, क्योंकि मुझे पूछा है मिडिल टर्म, ठीक है, 3 डेटा में मिडिल टर्म, इसको हटाते हैं, 4 नंबर लिखने का जरूरत क्या है, 3 टर्म अगर ये है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T2 कितना होता है ए आर, मेरा ए आर फॉर्म में ही आंसर निकल गया, ए आर कितना आया 3/2 आया, ठीक है, मेरा ए आर कितना आया 3/2 आया, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं मेरा जो मिडिल टर्म है, मेरा जो मिडिल टर्म है वही 3/2 है, बोलो समझ में आया, यही मेरा क्यों आंसर हो गया, ये बात समझ में आया। Yes, हाँ ma'am. मैम। ठीक है, इससे नहीं निकल रहा है, देखो एक्चुअली आर यहाँ पर 1 होगा, इसीलिए ना 3/2 से ही हो जा रहा है, लेकिन इससे कंफर्म नहीं कर पा रहे ना, इससे ये भी 3/2 आया, लेकिन वो तो ए आया ना, अब कंफर्म कैसे करेंगे कि यही वाला मेरा मिडिल टर्म, क्योंकि ये तो ए निकल रहा है, ठीक है, R1 होगा शायद, इसीलिए यहाँ पर 3/2, क्योंकि देखो ए भी तो 3/2 आ रहा है ना, तो जरूरत नहीं है, इतने कंफ्यूजन का जरूरत नहीं है, हमारा इससे तो आंसर निकल नहीं रहा है, तो हम लोग एक काम करेंगे, इससे निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसको इस क्वेश्चन के लिए हटा दो, ठीक है, हम इसको हटा ही देते हैं, तुम लोग ऐसे ब्रैकेट लगा लो या फिर काट दो, जरूरत नहीं है इसका, क्योंकि इससे तो हो नहीं रहा है, फिर इसका ब्रैकेट लगेगा, इसको हटा दें। ये 13 नंबर वाला, इसका नंबर यहाँ, अच्छा ये 13 नंबर वाला, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 14, ठीक है, 14 नंबर में क्या बोला है, इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, मतलब हम लोग पैसा बचाते हैं ना, तो बोल रहे हैं कि आज 1 पैसा सेव किया, 2 पैसा द नेक्स्ट डे 2 पैसा, 4 पैसे द सक्सीडिंग डे, उसके बाद वाले दिन 4 पैसा, एंड सो ऑन, तो ऐसे करके ही चल रहा है, तो देन योर टोटल सेविंग्स इन 2 वीक्स विल बी, बोल रहा है टोटल सेविंग्स 2 वीक्स में क्या होगा, ठीक है। अच्छा, पहले हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझा देते हैं, हम लोग पैसा बचत कर रहे हैं, ठीक है, और बचत का अमाउंट कितना है, बचत का अमाउंट है कुछ ऐसा, ये देखो, फर्स्ट दिन 1 पैसा, ठीक है, सेकेंड दिन 2 पैसे, सक्सीडिंग डे 4 पैसे, ठीक है, ये 3 तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर सो ऑन ऐसा ही चल रहा है तो उसके बाद वाले दिन कितना सेविंग्स होगा बोल सकते हो, कितना अमाउंट सेविंग्स होगा, 8। 8। अच्छा, अब ये 8 कैसे मिला, सही है, बट 8 कैसे मिला, मैम डबल हो रहा है पर डे। डबल हो रहा है, मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं,
क्या ये ऐसे बन रहा है? आगे भी ऐसे बनेगा, है ना? तो ये क्या सीरीज बन रहा है? फिर ऐसे होगा तो क्या सीरीज बन रहा है? GP. जीपी, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है तो जीपी, ठीक है। वैसे भी जीपी का भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मैक्सिमम सब जीपी रहेगा, अभी तक मीन स्टेप में हम लोग गए ही नहीं है, और ये तो जीपी है, ठीक है। अच्छा, अब जीपी हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है देन योर टोटल सेविंग्स इन 2 वीक्स, ठीक है। बोल रहा है ऐसे करके अगर हम लोग पैसा जमा करते जा रहे हैं 2 वीक्स में, टोटल सेविंग्स मतलब क्या निकालना है, मुझे बोल सकते हैं? S14. हाँ, S14 निकालना है, देखो, ठीक है। क्योंकि 2 वीक्स मतलब हम लोग पर डे करके रख रहे हैं ना, तो 7 डेज प्लस 7 डेज, ठीक है। 2 वीक्स का मतलब हो गया 14 डेज। बोल रहा है 14 डेज बाद हमारे पास टोटल कितना पैसा होगा, कितना अमाउंट होगा, टोटल पूछा है। देखो यहाँ पर लैंग्वेज में टोटल दे भी दिया है, मतलब टोटल यानी सम यानी एस, ठीक है। और कितने सारे टर्म का एडिशन करना है, 14 टर्म्स का, क्योंकि 14 डेज तक मुझे इस तरीके से जमा करते जाना है, ठीक है। तो हम लोग को S14 निकालना है, तो निकालो। S14 कैसे निकालेंगे? SN का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा, A into R to the power n-1 डिवाइडेड बाय R माइनस, ठीक है। तो n का वैल्यू है मेरा 14, ठीक है। अच्छा, इसमें A कितना है, R कितना है, इसमें A और R कितना है, यहाँ देख के ही बता सकते हैं, कुछ कैलकुलेशंस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। बोलो A और R कितना है? A1 और R2। A1 हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। R कितना हो जाएगा, ये जितने भी मल्टीप्लाइड बाई 2 है, यही तो मेरा कॉमन रेशियो है। ये मेरा क्या है, CR कॉमन रेशियो, ये मेरा क्या है, कॉमन रेशियो, ये सब मेरा कॉमन रेशियो, ठीक है। हटा देते, नहीं तो तुम लोग सोचोगे माइनस माइनस लिख दिया मैंने, नहीं, कॉमन रेशियो जिसको बोलते हैं R है। और अगर तुम लोग कैलकुलेट फिर भी करना चाहते हो तो 2/1 2 हो गया, लेकिन देखो ना, जब हम लोग ऐसे लिख लेते हैं तो हमें तो R दिखता है, D के केस में D भी दिखता है जब हम लोग AP करते हैं। तो R हो गया 2, 2 टू दी पावर n 14 है -1, नीचे हो गया फिर 2 -1, ठीक है। अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन करते हैं। 1 2 टू दी पावर 14 -1 और 2 -1 1 हो गया, 1 1 कैंसिल आउट, 2 टू दी पावर 14 -1। अब देखते हैं 2 टू दी पावर 14 कितना होगा, तो कैलकुलेटर से ही चेक कर पाएंगे इतना बड़ा डेटा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -1 16 383, ठीक है। ये हो गया रुपीस, ठीक है, इतना पैसा बन जाएगा, ठीक है। ये रुपीस नहीं हुआ एक्चुअली, ये इतना पैसा हुआ है, ठीक है, ये इतना पैसा। क्योंकि अगर हम लोग ये सब जो डिजिट्स ले रहे हैं, जो भी डेटा ले रहे हैं, वो सब क्या ले रहे हैं, पैसे पैसे पैसे, ठीक है। तो ये भी पैसे में आंसर आया। अब ये देखते हैं आंसर मेरा कैसा है। आंसर मुझे रुपीस में दिया है। अब तुम लोग बताओ, इतना पैसा मतलब कितना रुपया, इतना पैसा यानी कितने रुपए, बोलो, पैसे को 163.84। 163.83। 163.83 कैसे निकाला जाता है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। पैसे को अगर हमें रुपीस में ट्रांसफर करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ता है, तो इतना पैसा मतलब इतना रुपए, 163.83 हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम बचपन का चीज है तुम लोग का, ठीक है। 1 2 में ऐसे हम लोग सीखते थे। अच्छा, अब मिडिल में फिर ये 15 16 को हम गैप देंगे, ठीक है। हम जो भी गैप दे रहे हैं हम याद रखेंगे, बाई चांस अगर हम भूल जाते हैं जब ये चैप्टर खत्म होगा, तो अगर हम बोलेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करें, तुम लोग मुझे याद दिलाना। वैसे मुझे याद रहता है क्योंकि इस तरीके से करते हैं हर बार, फिर भी अगर भूल जाएंगे ना तो मुझे याद दिलाना। वो इसके आगे की एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन रखा था, और यहाँ पर ये 15 16 को लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये MCQ के लिए उतना ठीक नहीं है, मतलब बहुत बड़ा होता है इसका सोल्यूशन, ठीक है। फिर भी हम सिखाएंगे, अभी नहीं, एंड में सिखाएंगे। तो 15 16 यहाँ पर गैप है, तुम लोग इसको याद रखना, कॉपी में नोट डाउन करना। अच्छा, 17 से करते हैं फिर। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ GP इज 244 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, S20 से, और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स को कैसे डिनोट करेंगे, S10 से।
बोल रहा है 20 टर्म्स का जो सम है, ठीक है, वो 244 टाइम्स है S10 के सम का, मतलब इसका जो टोटल है वो इसके टोटल का 244 टाइम्स है, ठीक है। तो हमें बोला है कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो मतलब आर, ठीक है, आर को ही तो कॉमन रेशियो बोलते हैं, अभी भी मैंने ये वाला लैंग्वेज यूज किया था थोड़े दिन पहले, तो आर बोलते हैं। तो आर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, इसका हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे, क्वेश्चन में हमें बोला है देखो एज 20 और S10 में एक रिलेशन बोला है S20 का जो वैल्यू है वो S10 के वैल्यू का 244 टाइम्स है, तो 244 टाइम्स। और देखो ये इक्वेशन बिल्डअप करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि किसी किसी को अगर होता भी है तो इसमें नहीं होना चाहिए, क्यों, देखो क्योंकि मुझे पता है कि अगर 20 टर्म्स का एडिशन करेंगे तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो फिर ये इसका 244 टाइम्स है, तो 244 इधर होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर हो गया 20 और ये मान लो टोटल करने से होता है 10, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये इसका 2 टाइम्स हो गया, है ना, तो वैसे करके इक्वेशन बनेगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग को फाइंड आउट करना है आर, तो S20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर टू दी पावर n, यानी 20 - 1, ये वाला फॉर्मूला लिख रहा है, ठीक है, सम का a इंटू आर टू दी पावर n-1। देखो हमें इस क्वेश्चन में ना तो a पता है ना तो r पता है, लेकिन n तो पता है, ये 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई r-1, इधर हो जाएगा 244 इंटू S10, इसका मतलब सेम तरीके से लिखो a इंटू आर टू दी पावर 10-1 डिवाइडेड बाई r-1, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखो दोनों साइड से r-1 हटा दो, a भी हटा दो, ठीक है, दोनों साइड से हम लोग कॉमन पॉइंट्स को एलिमिनेट कर देते, इधर से a काटने का जरूरत नहीं, हम जस्ट बता रहे हैं ऐसे, ठीक है, एक्चुअली काट नहीं सकते, वो एलिमिनेट हो जाता है इधर आके, तो उतना लिखने का जरूरत नहीं है। दोनों साइड से अगर एलिमिनेट हो जाता है कॉमन जो पॉइंट है तो बचेगा इधर ये, और इधर बच रहा है 244 इंटू आर टू दी पावर 10-, ये इतना बचेगा। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो दिस वन डिवाइडेड बाय ये कर लेंगे r टू दी पावर 20-1 डिवाइडेड बाय r टू दी पावर 10-1 इक्वल टू 40, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो r टू दी पावर 20 है, देखो अब थोड़ा सा हमें क्या करना है, फॉर्मूला कभी कभी याद रखना जरूरी होता है, जैसे लास्ट दिन ही मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला सिखाया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो उसका फिर से यूज करेंगे तो ये हमारा जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो r टू दी पावर 10 होल टू दी पावर 2, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं r टू दी पावर 20 को, क्योंकि पावर जब ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर होता है, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई होता है, मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई होता है, तो 10 और ऊपर 2 ये दोनों मल्टीप्लाई होके 20 हो जाएगा, तो इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, -1 जैसा का वैसा लिखा, या फिर इसको बोलो तो हम 1 स्क्वायर कर लेते हैं, क्यों, इससे मुझे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने को मिलेगा, और वो फॉर्मूला लास्ट क्लास में ही सिखाया था, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता, ठीक है। अच्छा, अब ये नीचे जैसा है वैसा ही रखेंगे, इक्वल टू 40, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये मेरा क्या हो गया, r टू दी पावर 10 मेरा a हो गया और 1 मेरा b हो गया, तो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला फिर से बता दे, a प्लस बी a माइनस बी, तो a कितना है, r टू दी पावर 10 प्लस 1 और r टू दी पावर 10-1, ठीक है, ये फॉर्मूले के वजह से होता है, r टू दी पावर 10-1, ये कैंसिल आउट हो गया 240, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप r टू दी पावर 10 प्लस 1 इक्वल टू 44, तो r टू दी पावर 10 इक्वल टू 244 माइनस 1, r टू दी पावर 10 243, ठीक है। अच्छा, अब 243
कितने का पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हो चेक करके देखो, 2 से चेक करके देखो, 3 से, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 करके देखो कैलकुलेटर में किसका पावर 243 होगा। मतलब किसी बेस में कुछ पावर लिखने से क्या 243 आता है, चेक। बोलो 243 को मैम शायद पावर 3 लिखने से हो जाएगा। चेक करके देख लो, वही तो बोल रहे, चेक करने के लिए देखते हैं। 2 3 4 5, हाँ मैम हाँ 243। 3 टू दी पावर 5 करने से आएगा। तो इधर 2 दी पावर 5 लिखा है, इसको भी मुझे 2 दी पावर 5 लिखना है, लिख दिया। तो r के पावर में क्या दे, क्योंकि यहाँ तो 10 है, अगर मुझे इसको 5 में रिप्रेजेंट करना है ताकि मुझे r का आंसर मिले, तो r के पावर में कितना लिखना चाहिए, यहाँ तो 10 है, तो फिर मुझे यहाँ कितना लिखना चाहिए। अभी तो सिखाया मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई, हाँ बोलिए। आर स्क्वायर। स्क्वायर, तो दोनों साइड से 5 5 फिर से हट गया, r स्क्वायर 3 हो गया। तो r कितना होगा इसका मतलब, √3। प्लस प्लस माइनस माइनस √3। रूट। हाँ, अगर √3 लिखोगे गलत हो जाएगा। इक्वेशन चैप्टर जिन्होंने किया है, मैंने ये चीज सिखाया भी था, ठीक है। हमेशा याद रखो कि अगर r स्क्वायर 3 है तो r हमेशा होना चाहिए प्लस माइनस √3। और ये तो हम इक्वेशन में डिटेल्स में बताया भी है, क्योंकि वहां बताना जरूरी है, ठीक है। तो क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आता है। प्लस माइनस √3 इसीलिए होता है क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर तुम लोग प्लस √3 इंटू प्लस √3 करोगे तो भी तुम लोग का 3 आएगा, और माइनस √3 इंटू माइनस √3 करोगे तो भी तुम लोगों का 3 आएगा। इसीलिए हम लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा प्लस √3 है कि माइनस, इसीलिए मुझे लिखना चाहिए प्लस माइनस √3, ठीक है। अब आंसर में ऐसा रहता है, हाँ रहता है, देख यहाँ पे ऑप्शंस, ठीक है। अगर ये प्लस माइनस का जो कंसेप्ट है उसको तुम लोग इग्नोर करके चले जाओगे, फिर इस पे टिक करोगे, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन ए में टिक करना है, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब इसका ना शॉर्टकट मुझे भी नहीं दिख रहा है कुछ, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। क्यों, इसीलिए क्योंकि √3 है ना। हाँ, तुम लोग एक काम कर सकते हो, यहाँ पर जब डिटेल्स निकल के आया इसमें तुम लोग ये यहाँ से एक एक करके डेटा ट्राई करके देख सकते हो कि ऑप्शन ए पुट करके देखते हैं आंसर आता है कि नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऐसे करके तुम लोग ट्राई करोगे तो शायद तुम लोग को आंसर मिल जाएगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये जो सोल्यूशन है इसको अगर तुम लोग चाहते हो कि मुझे इग्नोर करना है तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर r की वैल्यूज को चेक करते हुए जाना पड़ेगा, चेक करते हुए जाना पड़ेगा। इसका मतलब एक बार ऑप्शन ए से ट्राई करोगे जहां पर लिखा हुआ है प्लस माइनस √3, मतलब r की जगह तुम लोग लिखोगे ऐसे प्लस √3 का टू दी पावर 20 -1, फिर इधर लिखना पड़ेगा तुम लोग को, डिवाइडेड बाय लिखना पड़ेगा प्लस √3 टू दी पावर 20 -1। क्या ये 244 आता है, अगर आएगा फिर तुम लोग माइनस √3 से चेक करके देखोगे, ठीक है, तो भी तुम लोग का आंसर आएगा, फिर ये कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये तो पता करना पड़ेगा ना कि √3 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कितना होता है। तो देखो, 2 √3 को मल्टीप्लाई करने से 3 आता है, ठीक है, तो 2 √3 को मल्टीप्लाई करने से 3 आता है, तो 20 √3 को मल्टीप्लाई करने से फिर कितना आना चाहिए, कितना बार 3 आएगा, क्या लगता है, मतलब रूल्स क्या है वो लास्ट क्लास में सिखाया तुमने, सर्ट्स, ये 10 सब। बार। हाँ, तो फिर ये देखो, ये 10 टाइम्स 3 आएगा ना, तो 10 टाइम्स 3 मतलब कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो ये आएगा कुछ इतना 59048। कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा बड़ा होगा, और यहाँ पर 5 टाइम्स आ जाएगा, 5 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई करो, 2 3 4 5 -1, ठीक है। तो ये कितना आ गया 242। अब देखते हैं ये 244 आता है कि नहीं। 59048 डिवाइडेड बाय 242, हाँ देखो आ गया 244, ठीक है। तो इससे तुम लोग कंफर्म कर सकते हो कि तुम लोग का ऑप्शन ए आंसर होगा। मैंने एक बार प्लस √3 से किया, तुम लोग माइनस √3 से भी कर सकते हो। अब माइनस √3 को मल्टीप्लाई करोगे 20 टाइम्स, तो तुम लोग के पास आधा अमाउंट 3 आएगा। देखो 2 √3 में एक 3 आता है, मतलब 50%, हाफ हो गया ना।
तो 20√3 में 10 3 आएंगे, 10 3 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये इवन नंबर है तो आंसर मेरा पॉजिटिव नहीं आएगा। तो फिर तुम लोग अगर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो प्रॉब्लम है, अगर किसी को लगता है कि ये सोल्यूशन काफी बड़ा है मेरे लिए, ठीक है, मेरे बस का नहीं है, तो तुम लोग इस तरीके से ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। अलग अलग ऑप्शंस होता है, क्वेश्चन छोड़ के आने का कोई जरूरत नहीं। अगर मैथ्स में डर भी लगता है, ऑप्शंस है यहाँ पर एमसीक्यू की वजह से। अगर ये याद रख पाते हो वेल एंड कर लो, ठीक है। ये जिनको याद रहेगा तो ये जल्दी ही होगा। अदरवाइज कैलकुलेटर में इतना एफिशिएंट हो जाओ कि फिर इसको कैलकुलेट करके आइडेंटिफाई कर पाओ कि आंसर क्या रहा है। तो +√3 में जो आंसर आएगा माइनस में भी सेम आएगा, क्योंकि टू दी पावर पॉजिटिव है, सॉरी इवन है, इवन है तो मेरा आंसर जो है यहाँ पर प्लस में ही आएगा। तो फिर मेरा आंसर वही 244 आएगा। इसका मतलब मेरा आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा। मतलब इतना करने के बाद तुम लोग ऑप्शन में शिफ्ट होके भी चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन से मेरा आंसर आ रहा है। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो ये इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जिसको जैसा सूटेबल लगे कर सकते हो। किसी को अगर फॉर्मूला याद है तो इसमें थोड़ा जल्दी होगा और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करता है, फॉर्मूला जिसको याद रहेगा उसके लिए जल्दी है, जिसको याद नहीं रहेगा उसके लिए ये प्रोसेस जल्दी नहीं होगा। तब फिर ऑप्शन से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा ठीक लगे वैसा तुम लोग कर सकते। अच्छा, अब ये 17 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 18। बोल रहा है सम ऑफ द सीरीज इज, ठीक है, बोल रहा है सम ऑफ द सीरीज इज 364, द नंबर ऑफ टर्म इज, ठीक है। तो मुझे बताओ कि पहले 364 का मतलब क्या दिया हुआ है? 364 किस चीज का आंसर है? SN. SN. एस एन का आंसर है 364, ठीक है। तो यहाँ पर नोट डाउन करें, सम ऑफ एन ये दिया हुआ है 360, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। सम ऑफ द सीरीज, सम मतलब ये तो हो गया एस एन, इस सीरीज का सम है 364। द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने सारे टर्म्स है, द नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, मतलब क्या पूछा है बोल सकते N. हो? N. एन कितना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस। एस एन मुझे पता है इस क्वेश्चन के लिए। बोलो इसमें ए कितना है और आर कितना A1 और R3. है R. है? A1 R3, A1 है, R है, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। मैंने सेकेंड और फर्स्ट टर्म को लेके किया तो हम लोग का R जो है वो 3 आ गया, ठीक है। तो A1 3 to the power n minus 1 divided by r मतलब 3 माइनस। अब सॉल्व करना पड़ेगा। 364 1 इंटू इतना करेंगे तो यही रहेगा, और 1 नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन 3 to the power n minus 1 इक्वल टू 364 इंटू 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। N 3 to the equals power 6. n equals to है 6 होगी। 364 इंटू 2 728, ठीक है। और ये -1 इधर ट्रांसफर कर देते, +1 3 to the power n 729। अब हम लोगों को देखना है कि इधर अगर 3 to the power n है तो ये भी 3 के बेस में आएगा तो ही ना हम लोग n निकाल पाएंगे। तो आना तो चाहिए, चेक करते हैं, देखते हैं। अगर नहीं आया तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली आना चाहिए। 2 3 4 5 6, हाँ ये भी 6 3 to the power 6। देयरफॉर हम लोग इससे कंक्लूजन ला सकते हैं कि n का वैल्यू हमारा 6 हो जाए, ठीक है। तो यही पूछा था, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब ये जो ऐड हुआ है ये सीरीज का 6 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स का एडिशन 364 आया हुआ है। तो 18 का आंसर हम लोग का बी, ऑप्शन बी, ठीक है। 6 मतलब ऑप्शन बी। 19 नंबर देखते हैं।
बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री नंबर्स इन जीपी 729। अभी आज के स्टार्टिंग में ही ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। थ्री नंबर्स का प्रोडक्ट है 729। सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 819। द नंबर्स आर, नंबर कौन कौन से हैं? तो देखो ऑप्शंस भी लगभग वैसा ही है। देखो 3927, सभी 3927 को मल्टीप्लाई करने से हम लोग का 729 ही आएगा। और सम ऑफ देयर स्क्वायर का मतलब क्या है पता है? 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। देखो 9 का स्क्वायर हम 27 का यहाँ पर करते हैं 729, ठीक है। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, तो टोटल करने से देखो 809 आ गया। तो वो तो हर एक ऑप्शन में ही हो जाएगा, उससे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो फिर तीसरा कंडीशन क्या था कि ये जीपी में भी होना चाहिए। तो बोलो इन सब में से कौन जीपी में है, कौन सा ऑप्शन है जो कि जीपी में है? सी। ठीक है, फिर वही आंसर होगा हम लोग का। बाकी कोई भी जीपी में नहीं है। कैसे चेक करना? जैसे जीपी सीरीज चेक करते हो अब तक, ठीक है, जिस बेस पे हम लोग पढ़ रहे हैं 9327, ये तो बेस है ना हम लोग का। ये यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पर 1/3 करोगे 3 आएगा, लेकिन 3 में 1/3 करने से कभी 27 नहीं आता। बी पे भी चेक करवा देते हैं। देखो 2739, इसका भी सेम वही प्रॉब्लम है। यहाँ पर अगर 1/9 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, लेकिन 3 में 1/9 अगर लगाओगे तो वो कभी 9 नहीं आने वाला, ठीक है। फिर ऑप्शन सी जो कि आंसर है 3927। ये क्यों होगा? क्योंकि इसमें देखो 3 मल्टीप्लाई करो 9, 9 में 3 मल्टीप्लाई करो 27, कॉमन रेशियो निकल के आता है। इसका मतलब आंसर हम लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 19 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 20 देखो, द सम ऑफ द सीरीज टू एन टर्म्स। इस सीरीज का सम बताना है एन टर्म्स तक। ये सीरीज एन टर्म्स तक जाएगा, ये T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट करके Tn तक जाएगा। तो इसका सम क्या होगा? तो बोलो सम क्या होगा, कैलकुलेट करके बताओ मुझे 20 का आंसर क्या होगा। 20 का आंसर क्या होगा? to the power n minus 1. हाँ, ऑप्शन ए। हाँ बोलो कौन सा आंसर है? बोलो बोलो कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए होगा ना। ये देखो एस एन, ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस, ठीक है। इसमें a कितना होगा? बोलो इस सीरीज में a कितना है और r कितना है, तो ये आंसर आ जाएगा। n तो n ही है, इसमें n का तो वैल्यू दिया नहीं है। बोलो a कितना है? 1। r कितना है? 2/1 यानी 2। टू दी पावर n माइनस 1, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो 21 से क्वेश्चन है उसमें एक अलग फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। हम पहले फॉर्मूला बता देते हैं, आसान है, ज्यादा मुश्किल वाला नहीं है। फॉर्मूला है किस चीज का? सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। मतलब जिस सीरीज का कोई एंड नहीं है, ठीक है। जैसे इसका हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंड तक जाएगा, ठीक है। इसका देखो यहाँ पर एंड नहीं है। जैसे 21 का क्वेश्चन देखो, बोल रहा है सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, मतलब ये चलता जाएगा डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा? इसका कोई भी जो है एंड नहीं है, एंडलेस है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है? देखने में मतलब ये सुनने में इतना है, लेकिन फॉर्मूला काफी आसान है। ए सब इनफाइनाइट टर्म, इंफिनिटी को ऐसे करके डिनोट करते हैं ना। मेरा तो ऐसे ही लिखना हो जाता है, तुम
ऐसे, ठीक है। अच्छा, ए 1 माइनस आर, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, फॉर्मूला बस इतना है, ये तुम लोग को याद रखना। ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। अच्छा, अब इस पे ट्राई करके देखो 21 वाला। 21 क्वेश्चन बोला है सम ऑफ द इनफाइनाइट, सॉरी हाँ ये वाला, सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी 14 माइनस 2 प्लस 2/7 माइनस 2/49 प्लस डॉट डॉट इज, ठीक है। मतलब क्या दिया है देखो, 14 माइनस 2 कॉमा प्लस 2/7 प्लस 2/7 माइनस 2/49 माइनस 2/49 और फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस देके डॉट डॉट डॉट। हमें निकालना है, ये बोल ही दिया है क्वेश्चन कि ये इनफाइनाइट सीरीज है, हमें इसका सम निकालना है, क्वेश्चन में बोल दिया है फाइंड द सम, ठीक है। बोलो कितना होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करके करना है, बोलो कितना। ए बताओ कितना हो रहा है।14 और आज 1 तो 1 रहेगा, 1 by -1/7 -1/7 होगा। देखो आर का पैटर्न वही रहेगा, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो मैंने ये दो तो ये हो गया -1/7, तो 1 माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि आर का वैल्यू निकल के आया है -1/7, तो वो अपना अलग रहेगा और ये फॉर्मूले का माइनस अपना अलग रहेगा। अगर दोनों दो माइनस के जगह एक माइनस लिख देते हो तो फिर गलत हो जाएगा सोल्यूशन। 7 + 1 8/7, 14 into 7 by, देखते कितना 14 into 7/8, तो ये हो गया 12.25। 12.25 मैंने पॉइंट में निकाल लिया है, देखते हैं ऑप्शन पॉइंट में है या कुछ और है। अच्छा, तो देखो यहाँ 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि ये 4 पॉइंट समथिंग होगा। मैंने लास्ट दिन बोला था ना, इसको तुम लोग पॉइंट में ट्रांसफर कर लोगे तो पॉइंट में आंसर मिलेगा, लेकिन ये तो 4 है, इस पे चेक करके कोई फायदा नहीं। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ 12 है, ठीक है। या तो नन ऑफ दिस होगा या तो ये वाला होगा। अब कंफर्म करते हैं, 12 एंड 1/4, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 कर लो, कितना आ गया 0.25। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 12.25, ठीक है। तो वही मेरा आंसर है, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। इसका मतलब आंसर मेरा ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। इसका फॉर्मूला काफी आसान है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, बस इतना याद रखना है, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब नेक्स्ट देखो 22 में देखो क्या बोला है, द सम ऑफ द इनफाइनाइट, बता ही दिया है कि ये भी इनफाइनाइट जीपी है, 1 -1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27 डॉट डॉट इज, ठीक है। इसका भी हमें जो है सम निकालना है, यानी एस ऑफ इंफिनिटी निकालना है, तो निकाल सेम तरीके से फॉर्मूला वही रहेगा। पुट करके मुझे कैलकुलेट करके बताओ। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही मेन होता है, वो प्लस माइनस गलत कर देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो वो गलत होता है, तो वो ठीक से ट्राई करके देखो कि तुम लोग का आंसर कौन सा है। 3/4। 3/4, हाँ 3/4 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ अब 3/4 पे तो है नहीं 0 पॉइंट, इसका मतलब कौन सा आएगा 3/4, मतलब ये सी, सी हो जाएगा। देखो कैसे होगा, इसमें ए कितना है, पहला टर्म ए होता है, A1 है,
ठीक है, A1 लिख लेते हैं, A1 1 माइनस आर, आर कितना हो जाएगा, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो एनी टर्म -2, देखो सॉरी ये वाला -1/3, ये देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1 के बाद -1/3 है, ठीक है, तो r का वैल्यू मतलब ये फर्स्ट टर्म +1, सेकेंड टर्म -1/3, थर्ड टर्म +1/n, इसमें कॉमा देना यहाँ पर जो है प्रिंट नहीं हुआ है, कॉमा देना चाहिए था बट कॉमा दिया नहीं है, प्लस प्लस करके लिखा है इसीलिए कॉमा नहीं दिया है, वैसे देखे तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कॉमा देने से बेटर होता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि ये फिर कॉमा फिर ये इस तरीके से, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि -1/3 होगा, फिर भी तुम लोग को यहाँ देखना है क्योंकि सम में तो प्लस होता है, ये माइनस है मतलब इसमें डेटा ही माइनस होगा इसी वजह से, तो यहाँ पर r हो जाएगा एनी टर्म डिवाइडेड बाय उसका प्रीवियस टर्म यानी -1/3, तो यहाँ पर हो गया -1/3, 1 + 1/3 सॉल्व करो, 1 × 3/4, तो 3/4 और 3/4 का मतलब होता है 0.75, ठीक है 0.75, अब देखो कभी ऑप्शन में ना डेसिमल में दे रहा है, कभी फ्रैक्शन में दे रहा है, तो हम लोग को उस हिसाब से मैच करवा लेना है, ठीक है, कि कौन सा आंसर हो सकता है, और उसका कोई कंफर्मेशन है नहीं, हमें पॉइंट में भी दे सकता है यानी कि डेसिमल, फ्रैक्शन में भी दे सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 23, the number of terms to be taken so that 1 + 2 + 4 + 8 will be 8191, ठीक है, मतलब क्या पूछा है बोल सकते हैं, मतलब कैलकुलेट करना क्या है, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी टेकन, कितने सारे टर्म्स लेने पड़ेंगे सो दैट, ताकि ये सब ऐड करते हुए हमें 8191 मिले, मतलब ये जो ऑप्शंस दिए गए ये तो आंसर के दिए गए, किस चीज का आंसर पूछा है, मतलब इसमें हमें क्या निकालना, number of terms, n n नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n निकालना है, ठीक है, अच्छा n निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, Sn हाँ Sn निकालेंगे, क्या Sn का वैल्यू हमें गिवन है, हाँ ये वाला, ठीक है, Sn तो हमें दे दिया है, सम ऑफ द सीरीज हमें दे दिया है, तो Sn लिख के सॉल्व करो, उसमें से n निकल के आएगा, Sn का फॉर्मूला होता है a × r⁴n−1 डिवाइडेड बाय r माइनस, Sn है 8191, ठीक है, Sn है 8191, अच्छा अब इसमें a कितना है और r कितना है, ये वाले सीरीज में a कितना है और r कितना, A 14 है और R है 1/7, -1/7। माइनस ये वाला ना, ओ हाँ, मैं वो दूसरा वाला हाँ 21 आगे वाला वाला देख रहा हूँ इसीलिए माइनस का, R2 होगा, फर्स्ट टर्म 1 होगा। हाँ R2 और ये A1 A1 है, R हो जाएगा एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म यानी 2 हो जाएगा, अच्छा 1 2 to the power n-1, फिर नीचे 2 - 1 8191, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 2 to the power n-1, चाहो तो यहाँ लिखो फिर नीचे 1 लिखो फिर कैंसिल आउट करो, वैसे जरूरत नहीं, 8191 इक्वल टू दी पावर n-1, इसके बाद इधर करते n हैं, equals 13. n13 है, ठीक है, 2 to the power n-1 8191, इधर इंटरचेंज करके लिख दिए, अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो 8191 + 1, 2 to the power n 8192, ठीक है, अब मुझे देखना चाहिए क्या 2 के किसी वैल्यू मतलब 2 को पावर में रिप्रेजेंट करने से 8192 आएगा कि नहीं, कैसे पता करेंगे, कैलकुलेटर, ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 13 में आ रहा है 819 टू दी पावर 13। अगर इधर 2 होगा ना तो फिर 2 से ट्राई करो, इधर 5 होता तो 5 से ट्राई करते, इधर जितना होगा उतने से ट्राई करेंगे, अगर आना होगा तो उतने से ही आएगा, उतने से आने से ही बेनिफिट है, तभी तो दोनों साइड एलिमिनेट कर पाएंगे। तो n हो जाएगा 13, मतलब ये जो टोटल है 8191 ये टोटल 13 टर्म्स का एडिशन में आया है, 13 टर्म्स का एडिशन में ये हम लोग का आंसर आया है, ठीक है। तो 8191 होगा 23 का आंसर। अच्छा अब सॉरी 13 होगा, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ट्वेंटी फोर बोल रहा है 4 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 927, 4 और 927 के बीच में 4 जियोमेट्रिक मीन्स हमें जो है दिखाना है क्या क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला है, 4 और 972 के मिडिल में 4 जियोमेट्रिक मीन हमें देना है, 1 2 3 4। तो वो 4 जियोमेट्रिक मीन क्या होगा, अब देखो यहाँ पर मुझे आंसर दिया 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ रन ऑफ दिस, मतलब वो 4 जियोमेट्रिक मीन का मुझे यहाँ पर आंसर दिया हुआ होगा, ठीक है। अब इसको तुम लोग बिना सॉल्व किए कैलकुलेट कर सकते हो, नॉर्मली हम ऐसे सॉल्व करवाते हैं ना, ठीक है, लेकिन ऑप्शन से बिना सॉल्व किए होता है। जब ऑप्शन नहीं रहता है हमारे पास, स्टार्टिंग में सीखते हैं, तो हमें यहाँ पर एक्चुअली निकालना चाहिए फिर T2 T3 T4 T5, तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब वो कैसे निकालोगे, ये T6 है, ये मेरा T1 या A दोनों है, अब यहाँ से R निकाल लोगे फिर कैलकुलेट करते जाओगे, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन तुम लोग के पास ये है कि यहाँ से चेक करो, ठीक है, कौन सा जीपी बना रहा है, जो जीपी बना रहा है वही आंसर हो सकता है, ठीक है। कौन जीपी बना रहा है, ये सारे ऑप्शन में से कौन जीपी बना रहा है बोल सकते हो। AGP হচ্ছে। एजीपी হচ্ছে 12 into 3 36, 36 into 3, हाँ 108, 108 into 3, 108 into 3 324 ही होता है, ये देखो 108 into 3 ये हो गया 324। अच्छा इधर देखो 12 into 2 24, 24 में 2 लगाओगे 48 आएगा, ये जीपी नहीं बन रहा है, क्योंकि जब हम लोग वो 4 जियोमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करेंगे तो वो खुद में भी तो जीपी होगा ना। तो ये देखो 10 और इंटू 36, अच्छा अब देखो ये तो बहुत ही गड़बड़ है, 36 डिवाइडेड बाय 10 करके फिर भी चेक करवाते हैं, 3.6 मल्टीप्लाई करने से 36 आता है, 36 में 3.6 मल्टीप्लाई करने से 129.6 आता है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर ए होगा या फिर डी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक तो दिख रहा है ए होगा, अब ए को पुट कर दो वो 4 खाली जगह पे और देखो हो रहा है कि नहीं, मतलब 4 और इधर हो गया 972 और मिडिल में हम लोग वो 4 डेटा पुट कर लेते हैं, 4 डेटा हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा 12 36 108, 12 36 108 108 और 324। अच्छा और सब बने कैसे, इंटू 3 करके। अच्छा अब एक आंसर होगा। हाँ ए ही होगा, ठीक है। अब और भी कंफर्म करने के लिए इधर भी इंटू 3 से चेक करो होता है कि नहीं, होगा, देखो 324 इंटू 3 और भी कंफर्मेशन हो गया, इधर भी चेक करो 4 इंटू 3 करने से 12 होता है कि नहीं होता, ये तो ओरली देख पाएंगे। ये हो गया हम लोग का ऑप्शन ए से आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आराम से हो गया, तो कैलकुलेशंस बिना कैलकुलेशंस के यहाँ पर ऑप्शन से आंसर हो जाता है। फिर भी अगर कोई कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिए थे बाय चांस, ठीक है, तो फिर कैसे होगा वो भी हम बता देते, उसमें भी ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। ये हो गया 972, ठीक है। T6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, T6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a इंटू r टू दी पावर 6 माइनस 1, T6 है 972, a है मेरा 4, r टू दी पावर 5 हो गया। अब ये 4 को इधर डिवाइड करो, ठीक है, कैलकुलेशन अगर फास्ट फास्ट कर पाते हैं तो ये भी कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेता, ठीक है। ये हो गया 243, ठीक है, r टू दी पावर 5। देखो अब मुझे तो याद रहता है 243 का मतलब हो जाता है 3 टू दी पावर 5। अब देखो ये सब याद रहेगा तो ही कैलकुलेशन करना बेनिफिट है, नहीं तो ये आसान तरीका है। r इक्वल टू हो गया 3, अब ये 3 लग गया, अब इस पे मल्टीप्लाई करके करते जाओ, ये देखो r मिल गया
4 into 3 यहाँ पर आ जाएगा t to 12, 12 में 3 मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 36, 36 में 3 मल्टीप्लाई करो 108, 108 में 3 मल्टीप्लाई करो 322, ठीक है। ऐसे करके आंसर आ जाएगा। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन कर सकते हो, बट हम तो बोलेंगे ये वाला कर, क्या जरूरत है कैलकुलेशन करते हुए गलत हो गया तो, जब मेरे पास ऑप्शन है टाइम नहीं बचेगा, आराम से ऑप्शन से चेक कर सकते। तो ये हम लोग का 24th नंबर वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये वाला एक्सरसाइज भी हो गया, सिवाय 2 क्वेश्चन जो मैंने बाकी रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 छोटा छोटा इलास्ट्रेशन है, वो देखते हैं। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। देखो जैसे बोल रहा है ए पर्सन इज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी एट 3000 पर मंथ, ठीक है। मतलब जो काम पे कंपनी ने जिन पर्सन को रखा है, जिन एम्प्लॉय को, उनको मिलता है 3000 पर मंथ करके, एंड ही वुड गेट एन इंक्रीज ऑफ 100 पर ईयर, और हर साल उनका जो सैलरी है वो बढ़ जाता है कितना, 100 रुपीज करके, ठीक है। तो फिर यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट which he receives in 25 years and monthly salary in the last year। अब इसका मतलब सबसे पहले तो तुम लोग को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हमें फाइंड आउट करना है, ये क्या सीरीज बनेगा। तो हम एक एक डेटा लिखते हैं। देखो पहले हमें यहाँ पर देखो क्या दिया है इलास्ट्रेशन पर, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट ईयर इनको कितना सैलरी मिलता था, ठीक है। फर्स्ट ईयर इनको सैलरी मिलता था 3000 पर मंथ करके, ये क्वेश्चन ही बोला है। देखो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है ए पर्सन इज एम्प्लॉयड इन ए कंपनी एट 3000 पर मंथ, ठीक है। मतलब पहले जब उन्होंने काम शुरू किया तो उनका सैलरी था मंथली 3000 एंड ही वुड गेट एन इंक्रीज ऑफ ₹100 पर ईयर। और जब इन्होंने काम, मतलब जब काम पे लगते हैं ना, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, बता दिया जाता है कि आपका इंक्रीमेंट कैसे होगा। बोल रहे कि हर साल आपका 100 रुपीज करके इंक्रीमेंट होगा। तो मुझे ये बताओ 100 रुपीज इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, कितना करके फिर मंथली सैलरी बन जाएगा, बताओ। अगर हर साल 100 रुपीज का इंक्रीमेंट इनको मिलेगा अपने काम पे, तो फिर इनका मंथली सैलरी ईयर टू ईयर चेंज होगा, कितना होगा। 4,200 per year. 4,200 100 Oh, sorry, ma'am. 3,100 per year. हाँ 3,100, 4,000 तो 1000 पढ़ ले। ma'am, per month revenue is, हाँ। ma'am. सेकेंड ईयर में यहाँ पर हो जाएगा 3000 पहले मिलता था और बोला है कि 100 करके बढ़ जाएगा। देखो अब यहाँ पर जो पर ईयर दिया है ना, तो तुम लोग ऐसे मत सोचो कि पूरा जो सैलरी होगा उसमें 100 रुपए बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी होगा। देखो वैसे इनको कितना मिलता था पहले, 3000 into 12, ठीक है, 36,000। अगर तुम लोग सोच रहे हो इस लैंग्वेज की वजह से कि हम लोग बोलेंगे 36,000 प्लस 100, नेक्स्ट ईयर इनको 36,100 मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सैलरी कभी ऐसे ईयरली जब बढ़ता है ना, बढ़ता है ईयरली बढ़ता है, पैकेज में बढ़ता है, उसको परसेंटेज में बोलते हैं। जैसे मान लो पैकेज होता है, जैसे कि 4 लाख का पैकेज चल रहा है किसी का, 4 लाख मतलब ईयरली 4 लाख मिल रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 12 करो तो मंथली कितना मिल रहा है, मंथली कुछ इतना मिल रहा है 33,333 करके। अब वो मान लो बोल दिया कि आपका 4.5 लाख हो गया, ठीक है, तब ईयरली बताया जाता है। ये 100 रुपए ईयरली नहीं होता है, 4.5 लाख यानी देखो 37,500, मतलब पहले मिलता था 33,333, अभी मिलता है 37,500। तो यहाँ पर ये 100 पर ईयर का मतलब ये नहीं है कि 100 रुपए साल में बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, हर साल 100 रुपए करके सैलरी बढ़ाया जाएगा। तो सैलरी तो मंथली मिलता है, इसका मतलब ये हो गया 3,100, ठीक है। अच्छा ये ऐसे हो जाएगा पर ईयर 100 करके। तो बोलो थर्ड ईयर में फिर इनका कितना सैलरी होना चाहिए, 3,200। हाँ 3,200। ये देखो ये चल रहा था, फिर से 100 बढ़ेगा, क्योंकि वही तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना कि हर साल 100 रुपए करके बढ़ा दिया जाएगा, 3,200 पर, ठीक है। अब मुझे बोलो
ये जो बन रहा है, ये जो सीरीज एंड सो ऑन ऐसे चलता ही जाएगा। ये क्या सीरीज बन रहा है? तुम लोगों ने तो 2 सीरीज अभी तक पढ़ा, अभी तुम लोगों को मिक्स्ड अप क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? सोचना पड़ेगा एपी बन रहा है कि जीपी बन रहा है। बोलो। एपी है ये। हाँ, ये एपी है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस है, कॉमन रेशियो नहीं है। 100 करके बढ़ रहा है। मतलब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो मेरा यहाँ पर 3000 पर मंथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 3100 पर मंथ, फिर आ जाएगा 3200 पर मंथ एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये सीरीज को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ मुझे मिलता है +100, फिर यहाँ मुझे मिलता है +100 एंड सो ऑन करके चलेगा। तो मुझे बताओ कि इसमें यहाँ से 100 को हम लोग क्या बोल के डिनोट करते हैं? मतलब हर एक फॉर्मूले में डिनोट करते हैं ना, तो ये 100 को जैसे उसको आर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं याद है? डी। ठीक है, ये मेरा डी गया। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? इसका क्या क्या नाम है? इसका 2-3 नाम है, बोलो इसको क्या बोलेंगे? T1 A और S1। हाँ, इसको ए बोलेंगे, T1 बोलेंगे, S1 बोलेंगे। इसका क्या नाम है? इसका एक ही नाम होता है, बोलो क्या है? T2। T2 और ये T2. T3, ठीक है। एक T2, एक T3, एक T1, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन मुझे दिया गया है इससे मेरा एक एपी सीरीज बन रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या निकालना क्या है, ये तो समझ गए। चलो, इनका जो सैलरी का सिस्टम है वो एपी है, हमें पूछा क्या है वो बताओ। बोल रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, इस बात पे ध्यान दो, विच ही रिसीव्स इन 25 ईयर्स। मतलब 25 ईयर्स बाद इनको कितना मिलेगा ये पूछा जा रहा है। मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं टोटल सैलरी इन 25 ईयर्स। ये जो लैंग्वेज दिया हुआ है इसको अगर हम थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखे, भी लैंग्वेज सही है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर हम लोग उस लैंग्वेज को अपने हिसाब से लिखे तो हमें पहले तो एक क्वेश्चन पूछा है कि टोटल सैलरी इन 25 ईयर्स, ये तो मैंने लैंग्वेज में लिखा। तो मुझे बोलो, मुझे निकालना क्या पड़ेगा? टोटल सैलरी इन 25 ईयर्स मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मतलब डिनोट करके बताओ। जैसे बोला ये डी है, ये T2 है, ये T3 है, तो टोटल सैलरी इन 25 ईयर्स मतलब क्या निकालना पड़ेगा? S25. S25 ये निकालना पड़ेगा। तो अब समझ में आ जाएगा कि मुझे कैलकुलेट क्या करना है। और एक क्वेश्चन है, एंड मंथली सैलरी इन द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मंथली सैलरी क्या है? तो लास्ट ईयर का मंथली सैलरी, तो पहले मुझे बोलो लास्ट ईयर कौन सा? 25th ईयर। हाँ, 25 ही होगा क्योंकि देखो इनका मुझे लगता है 25 तक ही ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि बोला है ना टोटल अमाउंट विच इज रिसीव्स इन 25 ईयर्स। 25 साल में इनको कितना पैसा मिल जाएगा? तो लास्ट ईयर इनका 25 ही होगा क्योंकि हमें ओवरऑल क्वेश्चन में लास्ट डेटा 25 ही दिया है, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है लास्ट ईयर मंथली सैलरी, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे निकालना क्या है? मतलब 25th ईयर का मुझे सैलरी निकालना है। जैसे ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, मुझे निकालना है 25th ईयर का सैलरी। मतलब यहाँ पर मान लो कि ये डॉट डॉट करके ये 25th ईयर हो रहा है। 25th ईयर का मुझे सैलरी निकालना है। मतलब मुझे क्या निकालना है? जैसे तुम लोगों ने ये S25 बोला, इसको क्या लिखेंगे? T25. T25 लिखेंगे, ठीक है। मुझे T25 भी निकालना, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन ऐसे दे ही सकता है, आसान है, ठीक है। तुम लोग को समझना पड़ेगा और कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आराम से समझ जाओगे। लिखोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब निकालो खुद से, एक बार T25 निकालो और एक बार एन निकालो, ठीक है। अब देखो एस एन का 2 फॉर्मूला था, अगर भूल गए तो हम याद दिलाते। एक था ये वाला, ठीक है, और एक फॉर्मूला था वो था ऐसा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और इसी से ये डिराइव होता है जो मैंने तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखाया था। अब तुम लोग मुझे बोलो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर, कौन सा यूज करने से बेटर होगा? दोनों से ही आंसर आएगा, फिर भी कौन सा यूज कर? हम D वाला. डी वाला? नहीं, मेरे हिसाब से ये यूज करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल कितना होगा बोलो तो? एल मतलब लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म कौन सा होगा? T25 ही होगा।
वो तो निकालना ही पड़ेगा। देखो वो तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, अगर मुझे वो निकालना ही पड़ेगा तो फिर हम ये वाले फॉर्मूले में नहीं जाएंगे। ये एल से मेरा आंसर जब आएगा इसमें एल पुट करेंगे तो जल्दी आ जाएगा, इसमें भी होगा, इसमें मेरे हिसाब से जल्दी आएगा। ठीक है, चेक करके देखो। सबसे पहले तुम लोग निकालो T25, उसको हम इधर निकालते हैं। ठीक है, T25 निकालो। T25 फॉर्मूला याद है एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, टी एन का फॉर्मूला, ये देखो टी एन का फॉर्मूला ये होता है। हम लोग निकालेंगे T25, तो ए कितना है, ए तो देखो तुम लोग खुद बताए हो, ए कितना है 3000, लिखो 3000। एन कितना है 25 माइनस 1, डी कितना है 100, देखो कितना है 600, 5400 आएगा ना, 5400 कितना आ रहा है 5400। अब ये निकालना, देखो n कितना होगा, एस एन निकालना है। n का मतलब 25, यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट किया ना कितना निकालना, एस 25। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर n का मतलब 25/2, a पता है, a है 3000। ठीक है, और l हम लोगों ने अभी अभी निकाला, इसीलिए ये फॉर्मूला से करोगे तो जल्दी होगा। इससे भी होगा, इससे क्यों नहीं होगा, इससे भी होगा। a पता है, n पता है, d पता है, इससे भी होगा। यहाँ पर हो गया 25/2 इंटू 8400, 42 इंटू 25, 1050, और ये 2 0। ठीक है, 1,05,000। ठीक है, तो 25 ईयर्स बाद इन्हें मिलेगा 1,05,000, और लास्ट ईयर इनका सैलरी हो जाएगा 5,400। मतलब काम पे लगे थे 3,000 से, और जब पूरा जो मतलब इनका जो टाइम पीरियड था वो 25 का था, जो खत्म हुआ 5,400 सैलरी के साथ। S25 मेरा, अच्छा हाँ, यहाँ पर मुझे S25 निकालना पड़ेगा। तो अच्छा यहाँ तो लेकिन एक चीज है, टोटल सैलरी इन 25 ईयर्स। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मेरा क्या निकला है, पर मंथ निकला है या फिर पर ईयर निकला है, बता सकते हैं? ये जो मिला Per 1,05,000 पर मंथ निकला। ठीक है, पर मंथ निकला। लेकिन मुझे अगर टोटल बताना है, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, देखो क्वेश्चन में लैंग्वेज था टोटल सैलरी इन 25 ईयर्स, तो पर मंथ का है, तो मुझे अगर टोटल बताना है तो फिर कैसे बताएंगे, ईयरली बताएंगे ना। तो ईयरली फिर कितना होगा, अगर मंथली इतना है तो ईयरली कितना होगा, इंटू 12 करना है। इंटू 12 करना है। तो ये देखो 105,000 इंटू 12, तब जाके हमें टोटल का आंसर सही मिलेगा। ये तो मंथली मिला 12,60,000, मतलब ये मंथली सैलरी का टोटल मिला। ठीक है, लेकिन मुझे तो पूरा ईयरली टोटल निकालना है, 25 ईयर्स का निकालना है। ठीक है, तो 25 ईयर्स का अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फिर यहाँ पर इंटू 12 दिखाना पड़ेगा। ये पर मंथ आया, क्योंकि ये भी मंथ है। ठीक है, तो फिर आंसर मेरा मंथली आया, तो इसको इंटू 12 कर दिया, 12,60,000। S25 का आंसर 12,60,000, और T25 तो पहले ही आया था 5,000। अच्छा अब ऐसा और एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ये बात, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। बोल रहा है ए पर्सन बोरोस 8,000 एट 2.76% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। एक पर्सन ने ये अमाउंट जो है बोरो किया है, मतलब किसी से उधार लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.76%। कैसा इंटरेस्ट रेट है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पर एनम, मतलब हर साल 2.76% करके इंटरेस्ट देना है। The principal and the interest are to be paid in 10 monthly installment। अच्छा, तो जब हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो मंथली पे करना है, और
कितने बार पे करना पड़ेगा? ये जो पहले पूरा बोरिंग अमाउंट है इसको रीपे करना पड़ेगा 10 इंस्टॉलमेंट में, वो भी मंथली। इफ ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल द प्रीसीडिंग वन, अगर पहला इंस्टॉलमेंट दूसरे इंस्टॉलमेंट से डबल है, ठीक है, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर x है, दूसरा 2x, उसके बाद वाला 4x, उसके बाद वाला 8x, उसके बाद वाला 16x, इस तरीके से होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट का हमें वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन हम बता रहे कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ये बोलो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब मुझे क्या निकालना है और लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब मुझे क्या निकालना है। मतलब मुझे ए टी डी जो भी आर जो भी हो रहा है उस हिसाब से मुझे बताओ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब मुझे क्या निकालना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब मुझे क्या निकालना है। फर्स्ट मतलब ए निकालना है और लास्ट वाला T10 निकालना है। हाँ, क्योंकि 10 मंथली इंस्टॉलमेंट होगा तो ये T10 निकालना है, इसका मतलब ए या फिर T1 निकालना है, ठीक है। पहले ये चीज को नोट डाउन करते हैं कि हमें निकालना क्या है। अब एपीजीपी अभी तक सिलेक्ट नहीं हुआ है, सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। एपी होगा कि जीपी होगा, वैसे वहां लैंग्वेज दिया हुआ है, पता चल जाना चाहिए। पूछते हैं तो मेरे से। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट T1 या फिर ए, और लास्ट इंस्टॉलमेंट T10। अब 10 है, ये कैसे कंफर्म हो रहा है? क्योंकि देखो बताया है 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में हमें जो है पे करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? इसके लिए पहले क्या फाइंड आउट करना चाहिए? अच्छा, पहले मुझे बोलो ये क्या सीरीज बनेगा, क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट पहले वाले से बोल रहा है डबल है, हर एक इंस्टॉलमेंट पहले वाले से डबल है, तो फिर ये एपी सीरीज बनेगा कि जीपी बनेगा? सीरीज तो दो ही है तुम लोग का, या तो GP। एपी बनेगा। हाँ TP। मैम जी, GP सीरीज। जीपी, ठीक है, डबल है इसीलिए जीपी बनेगा। अच्छा, अगर जीपी बनेगा उसमें आर कितना होगा बोल सकते हो? इसी लाइन से पता चलता है। 2 होगा। 2। 2 होगा, क्योंकि डबल बोला है तो 2 होगा, ठीक है। तो ये जो है जीपी सीरीज बनेगा, जीपी सीरीज R2, ठीक है, जीपी सीरीज R2 एज इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का क्या बोला है? ईच इंस्टॉलमेंट डबल ऑफ प्रीसीडिंग। डबल ऑफ प्रीसीडिंग वन, हर पहले वाले से डबल है, ठीक है। तो ये जीपी बन गया। चलो, इतने सारे चीज हम लोगों ने समझ लिए। अब लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, मतलब क्या करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, हम लोग को ये तो नहीं पता कि मंथली हमें कितना करके अमाउंट भरना पड़ता है, लेकिन हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि अगर हम लोग का बोरोइंग इतना है, ठीक है, वो भी इतने इंटरेस्ट रेट पे, सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बेसिस पे, तो मुझे टोटल कितना रीपे करना पड़ेगा। मतलब मुझे मंथली नहीं भी पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने इतना पैसा लिया, मुझे टोटल इतना रीपे करना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे तुम, ये बताओ। मतलब कितना रिटर्न करना पड़ेगा? 8000 तो करना ही पड़ेगा, जो बोरो किया है 8000, उसे 8000 तो देना ही पड़ेगा, प्लस उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वही तो होता है टोटल रीपेमेंट। तो मुझे बता सकते हो कि इनका टोटल रीपेमेंट अमाउंट क्या होगा? पहले इंटरेस्ट बताओ, तभी तो पता चल जाएगा। बोलो, इंटरेस्ट कितना होगा इस बोरोइंग का? जैसे अकाउंट्स में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो वैसे कर सकते हो। जिन्होंने टाइम वैल्यू मनी कर लिया है उनको तो बोलना ही चाहिए, लेकिन तुम लोग अकाउंट्स में भी तो कल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, वैसे ही करना पड़ेगा। बोलो कितना होगा इंटरेस्ट? 184. 220। और एक बार बोलो, बोलो बोलो, एक एक जन बोलो। 184. 184, अच्छा, और बोलो। 220.8। देखो 184 सही है। देखो कैसे इंटरेस्ट निकाल रहे हो, बोलो।
8,000 लोन अमाउंट पे निकालते हैं ना, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 2.76% हो गया, ठीक है। अब परसेंट को इनटू 100 भी लिख सकते हो। अब ये जो इंटरेस्ट है वो हमें देना पड़ता है पर एनम, ठीक है। तो ये इनटू करने से जो इंटरेस्ट आएगा ये 12 मंथ्स का होगा, लेकिन मुझे ये 10 मंथली इंस्टॉलमेंट ही देना है। तो मुझे बोलो, मुझे इंटरेस्ट 12 मंथ्स तक देना है कि 10 मंथ्स तक देना है? 10. 10 मंथ्स तक देना है, ठीक है। तो अगर हम इसे डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे तो मुझे कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा? इस चीज को अगर डिवाइडेड बाय 1 मंथ का इनटू 10 करेंगे तो मुझे 10 मंथ्स का मिलेगा, ठीक है। और देखो, जिन्होंने टाइम वैल्यू मनी कर लिया है उनके लिए देखो हम बताते हैं, तुम लोग क्या करते थे, PRT, ठीक है, मतलब मैथ्स में ऐसा फॉर्मूला था, बाकी ये तुम लोग अकाउंट्स में भी यूज करते हो, P प्रिंसिपल, ठीक है। R हो गया 2.76%, T का मतलब टाइम इन ईयर, ठीक है। अब ये ईयर में नहीं, ये मंथ है, तो 10 मंथ्स, तो 10 मंथ्स मतलब कितना ईयर, 10/12, जैसे 6 मंथ्स मतलब 6/12, तो 10 मंथ्स मतलब 10/12, ऐसे भी करोगे तो भी निकल जाएगा। जिन्होंने टाइम वैल्यू मनी कर लिया, जिन्होंने नहीं किया बाद में करोगे, वहां पर हम ये ऐसे भी सिखा देंगे। बाकी देखो ये सेम चीज है, जैसे तुम लोग अकाउंट्स में करते हो वैसे ये वाला सोच सकते हो। तो यहाँ पर हो गया 8,000 इंटू 2.76%, ठीक है। जैसे ही ये करते हैं ना तो हमें पूरे ईयर का मिलता है, क्योंकि ये पर एनम है। तो डिवाइड 12 कर दो तो मुझे एक एक महीने का मिल गया, इंटू 10 कर दो तो मुझे 10 मंथ्स का मिल गया, 184, ठीक है। ये हो गया मेरा टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। अब मुझे बोलो टोटल रीपेमेंट अमाउंट कितना होगा, मतलब लोन को जब रीपे करेंगे तो टोटल रीपेमेंट अमाउंट कितना होगा? 8,184. हाँ, जब रिटर्न करोगे तो 8,000 तो उसका रिटर्न करना ही है, साथ ही साथ 184 भी रिटर्न करना है। तो 8,184, देखो ना, तुम लोग सोचो, अगर तुम लोग किसी से लोन लियो 8,000, अब उसने इंटरेस्ट भी चार्ज किया है तो उसका 8,000 तो देना ही पड़ेगा, प्रिंसिपल तो दोगे ही, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी दोगे। देखो जिन्होंने टाइम वैल्यू मनी किया है उनको कैसे सिखाया था मैंने, मतलब उस चैप्टर में ये एक होता है अमाउंट, ठीक है। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट का मतलब तो यही हो गया, और नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि हम लोग जो पैसा लिए हैं वो तो वापस करेंगे, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी वापस करना, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये 8184 को तुम लोग जीपी में क्या बोलोगे, मतलब ये क्या है? जीपी में जो जैसे देखो ए आता है, एन आता है, आर आता है, एस आता है, तो ये क्या है? S10. हाँ, ये S10 है, ठीक है। हम लोग को ये टोटल रिटर्न करना पड़ेगा, ये S10 है, सम ऑफ 10 इंस्टॉलमेंट, मतलब हम लोग जो 10 इंस्टॉलमेंट का देंगे उसमें तो हम लोग देखो पर मंथ कुछ कुछ अमाउंट देने वाले हैं, मतलब टोटल हम इतना पे करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, देखो हमें फाइंड आउट करने क्या बोला था, फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, जो कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर लिखवाया है, ए और T10 निकालने बोला है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, S10 अगर मुझे पता है, S10 के फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, S10 का मतलब क्या लिखोगे, मतलब बेसिकली SN हम लोग का ये जीपी है, पहले आइडेंटिफाई कर लिया, a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1, a सब 10 है, ठीक है। a कितना है नहीं पता, a कितना है, ठीक है। r पता है 2 डबल, ठीक है। n कितना है बोलो, इसमें n कितना होगा? 10. 10, ठीक है। n 10 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से यहाँ पर n पूरा है तो n 10 हो गया। अच्छा, S10 तो हमें पता है 8184, ठीक है। a 2 to the power 10 minus 1, 2 to the power 10 1024 होता है, ये मुझे याद रहता है तो हम लिख दिए। अगर तुम लोग को याद नहीं है तुम लोग कैलकुलेटर पे देख सकते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 8184 इंटू 1, और ये हो गया a इंटू 1023, ठीक है। यहां से a निकालते हैं, a कितना हो जाएगा, a हो गया 8184 डिवाइडेड बाय 1023, 8, ठीक है। a 8 आ गया, ये तो एक पूछा ही था हम लोगों को, देखो a निकालना ही था हमें, पूछा था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि a यानी कि T1, तो ये हो गया फर्स्ट
इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 8 रुपीज, कितना कम है देखो, 8 रुपए का इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अब इसके बाद बोल रहा है कि हमें निकालना है लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट T10 निकालना है। T10 निकालेंगे, ठीक है। T10 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर T10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जीपी है तो a इंटू आर टू दी पावर 10-1, तो a मेरा 8 है, ठीक है, R2 है 2 टू दी पावर 9, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू, देखो 2 टू दी पावर 10 1024 होता है, तो 9 कितना होगा, उसको डिवाइड कर दो 2 से, एक कम कर दो 512, और नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। तो इंटू 8 4096, ये हम लोग का हो गया 4096। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 8 आ गया, लास्ट इंस्टॉलमेंट 4096 हो जाएगा। ये देखो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 8, लास्ट इंस्टॉलमेंट 4096, ठीक है। तो अगर कभी ऐसे लैंग्वेज का क्वेश्चन आ जाए तो वहां से हम लोग कर सकते हैं, बाकी तुम लोग का देखो ऑप्शन रहेगा, फिर भी देखो ये जो है सीख लिया तो इससे ऑप्शंस रहेगा तो आराम से उससे और भी जल्दी हो सकता है। इससे एक नॉलेज बढ़ता है कि कैसे करके हम लोग आइडेंटिफाई करें कि हम लोग का एपी है जीपी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज 6C। अच्छा, बोल रहे हैं 3 numbers are in AP and their sum is 21. If 1, 5, 15 are added to them respectively, they form a GP. The numbers are, मतलब बोल रहा है कि 3 नंबर वैसे तो एपी में है, ठीक है, और उनका टोटल करोगे 21 होगा, और वो सारे नंबर्स पे अगर पहले पे 1, दूसरे पे 5 और तीसरे पे 15 का एडिशन कर दोगे तो वो नंबर्स जीपी बन जाएगा। कौन सा वो नंबर्स है, तो ये तुम लोग ऑप्शन से ही चेक करके बता सकते हो, ठीक है। तो मुझे बोलो ये सब नंबर्स जो दिए हुए इस पे तुम लोग को क्या चेक करना चाहिए, एपी या जी, ये किस चीज का नंबर्स दिया हुआ होगा, एपी के बेसिस पे कि जीपी के बेसिस? AP. एपी, सही है, एपी के बेसिस पे दिया हुआ होगा, ठीक है। अब चेक करो इसमें से एपी कौन सा है, पहला वाला। हाँ पहला वाला एपी है, ठीक है। ये हम ऑप्शंस लिखते हैं, पहला ऑप्शन है 5, 7 और 9, ठीक है, ये एपी है। ये देखो 5 + 2 7 + 2। अच्छा, पहला कंडीशन फुलफिल हुआ कि नंबर एपी है, देयर सम इज 21, इनका सम निकालते हैं 21 है कि नहीं, देखो 5 + 7 + 9, ठीक है। तो 5 + 9 14, 14 + 7 हो जाएगा 21 ही होगा, ठीक है, 21 हो रहा है। सेकेंड कंडीशन फुलफिल, इफ 1, 5, 15 एडेड टू देम, अब 1, 5, 15 ऐड करते हैं, 5 में 1 ऐड करेंगे, 7 में 5 ऐड करेंगे और 9 में 15 ऐड करेंगे, तो बोल रहा है नंबर जीपी में हो जाएगा। देखते हैं, ये ऐड करने से 6 आएगा, 7 + 5 ऐड करने से 12 आता है, 9 और 15 ऐड करने से 24 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जीपी में है कि नहीं, कैसे चेक करोगे, देखो कॉमन रेशियो 6 × 2 12, 12 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सारा कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर हम लोग का 1 का ए होगा, ठीक है। तो क्या बाकी फुलफिल नहीं करेगा, नहीं करेगा, चेक करके देख सकते हो, कोई एक ही ना आंसर होगा। देखो 9, 5, 7, पहला बात है ये जीपी में होना चाहिए, ठीक है। तो 9 से 4 लेस कर दो, ये हो गया 5, 5 से 4 लेस करोगे 7 कभी नहीं आएगा, तो ये तो पहले कंडीशंस को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दूसरा कर जाएगा 21, तो देखो हर जगह पे होगा, 5, 7, 9 हर जगह पे ऐड करोगे 21 होगा, और ये एपी में है नहीं। अब इसमें अगर 1, 5, 15 ऐड करोगे तो ये जीपी में होगा भी नहीं, अगर हो भी जाता है तो आंसर हमारा वो होगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन होना चाहिए, बिफोर एपी आफ्टर एडिशन जीपी होना चाहिए। 7, 5, 9 इसका भी देख लो, ये हो गया 4, 5, 6, 7, नहीं यहाँ 3 लेस करना पड़ेगा, 3, 4, 5, 6, 7, हाँ, और 5 में अगर 3 लेस करोगे तो 2 आएगा, यहाँ तो 9 दिया हुआ है तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हो, ये आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, फिर सेकंड बोला है, देखो द सम ऑफ 1 + 1/3 + 1
बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 1 बाई 3 टू दी पावर n माइनस 1। ये एक सीरीज दिया हुआ है, इसका सम पूछा है, ठीक है। तो पहले तो देखो सम कैलकुलेट करने के लिए तुम लोग को ये पता करना पड़ेगा ये कैसा सीरीज बन रहा है, उसके बाद ही तुम लोग कर पाओ। जीपी है। जीपी, अच्छा चलो चेक करते हैं जीपी होता है कि नहीं। जीपी में आर कितना आएगा इसका, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, 1/3 आएगा। अच्छा 1 में 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 में 1/3 करोगे 1/9 यानी 3 स्क्वायर, फिर इसमें 1/3 करोगे तो 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 1/3 टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। 1/3 टू दी पावर n माइनस 1 बोला है। अच्छा जीपी सीरीज, ठीक है। तो 3 टू दी पावर n माइनस 1 एक करके कम हो जाएगा। हाँ यहाँ पर जैसे सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1, चलो हाँ वैसे करके हुआ, ठीक है। देखो निकालते हैं सेकेंड एस। अच्छा हाँ यहाँ पर बोलो अब इसका टर्म नंबर कितना निकाले, मतलब जीपी अगर लगाएंगे तो a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 करेंगे। अब इसमें a तो मुझे पता चल रहा है a है 1, ठीक है, r 1/3, लेकिन n कितना होगा ये कंफ्यूजन हो रहा है। देखो n कितना होगा, n तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और अगर हम n को n लिख देते हैं तो भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि लास्ट कितना है टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। और देखो एक भी आंसर मेरा n रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एक बार नन ऑफ दिस को इग्नोर करो, एक भी आंसर मेरा n रिलेटेड नहीं है, आंसर जो है विदाउट n है, ठीक है। अगर लास्ट टर्म n होता तो यहाँ पर हमारा ये पैटर्न दिया हुआ है एक्चुअली 1/, ये कैसे बन रहा है, ठीक है। लेकिन लास्ट टर्म कौन सा होगा ये हमें नहीं पता। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है कि 1 फिर 1/3 फिर 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस डॉट डॉट करके 1/3 टू दी पावर n माइनस 1। ये पैटर्न दिया हुआ है कि ये मेरा पैटर्न ऐसे बन रहा है 1/3 और n टू दी पावर n माइनस 1, मतलब जितना नंबर टर्म है उससे एक कम होने पे पावर पे आंसर आ रहा है, ठीक है, जितना नंबर टर्म है। तो यहाँ पर मुझे अगर n टर्म तक लिख देते हैं, देखो यहाँ पर n टर्म तक लिखने से मेरा आंसर नहीं आएगा। ये देखो यहाँ पर हो गया 1/3 टू दी पावर n माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा -2/3। ये तो सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। ये तो ऐसा पूरा रह जा रहा है, ऐसा पूरा रह जा रहा है, ऐसे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर जो हम लोग n लिख रहे हैं ना, ये n टर्म तक है ऐसा नहीं बोल रहा है इसमें, ठीक है। एक्चुअली ये इसका मतलब इनफाइनाइट टर्म तक है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो टू दी पावर n माइनस 1 बोला है जो कि पैटर्न को बता रहा है। अगर ये लास्ट टर्म n होता ना तो उस तरीके से बताता। तो यहाँ पर n टर्म मतलब ये एक्चुअली दिया कैसे है, इसमें ऐसे देना चाहिए था इनको, हम बताते। देखो 1 प्लस 1/3 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 1/3 टू दी पावर n माइनस 1, ये पैटर्न है, प्लस डॉट 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 ऐसे देना चाहिए था, ठीक है। देने का तरीका जो है थोड़ा सा अलग रखा है। ये देखो ये पीछे डॉट डॉट देना चाहिए था, जैसे इसमें, इससे इनफाइनाइट पता चलता है, नहीं भी लिखेगा तो पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस डॉट डॉट देना चाहिए था, क्योंकि उस हिसाब से ही आंसर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये इनफाइनाइट सीरीज का हो रहा है, और इनफाइनाइट सीरीज में मेरा फॉर्मूला होता है a1 माइनस r। इससे चेक करके देखो होता है कि नहीं। ये 1 हो गया और r तो मेरा वही आएगा, इसमें भी वही आएगा 1/3 आएगा। तो यहाँ पर हो गया 1 3 माइनस 1 यानी ये हो गया 2/3। अब इसको रिवर्स करो 3/2, ठीक है। 3/2 ऑप्शन देखो है, ऑप्शन हो गया हम लोग का। एक्चुअली इसमें देना चाहिए था इसके बाद इस तरीके से कि ये मेरा इनफाइनाइट सीरीज चलेगा, ठीक है। वो दिया नहीं है क्लियर, ठीक है, एग्जाम में देगा या फिर लिखेगा, ठीक है, यहाँ क्लियरली दिया नहीं है। बाकी ये इनफाइनाइट सीरीज वाला ही क्वेश्चन है, एक्चुअली इसका आंसर 3/2 है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। है जीपी, जीपी का इनफाइनाइट सीरीज है, जीपी तो है, जीपी है, इसमें कोई भी ये नहीं है, जीपी है।
लेकिन जीपी का इनफाइनाइट सीरीज है। अच्छा, ये हम लोग का सेकंड नंबर हो गया। अच्छा, थर्ड नंबर में देखो हम लोग को बोल ही दिया है कि इनफाइनाइट सीरीज है, तो बोलो क्या होगा। अब इसमें बता दिया इनफाइनाइट सीरीज है, इसका आंसर क्या होगा। सेम फॉर्मूला लगा के निकालो थर्ड वन। जीपी इसमें 2/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 होगा, 2/3 में 2/3 मल्टीप्लाई करोगे तो 4/9 होगा। जीपी है, जीपी का ही इनफाइनाइट सीरीज होता है। बोलो इसका आंसर फिर कितना आ रहा है? आंसर ए 3। कितना है? आंसर 3 माने बी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, ए हो गया 1, ए हो गया 1, आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, मतलब 2/3 डायरेक्टली लिख रहा है। ठीक है, अब इतना बार कर लिए तो तुम लोग को भी आदत हो गया हो। 1 इंटू 3/1 यानी कि 3, ऑप्शन, हाँ सही बात, 3 ऑप्शन बी। टी का भी हम लोग का ऑप्शन बी है। अच्छा, फोर्थ नंबर देखो, बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 5/3 एंड द सम टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज इज 3, द कॉमन रेशियो। ठीक है, मतलब कॉमन रेशियो यानी आर पूछा है, तो ये सारे ऑप्शंस आर के दिए हैं। बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 5/3, दो टर्म का सम 5/3 है। ठीक है, तो दो टर्म का सम 5/3 है और जो सम टू इंफिनिटी सीरीज 3 है। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट टू टर्म्स t1 प्लस t2, ये बोल रहा है कि 5/3 है क्वेश्चन में, और बोला है कि इंफिनिटी सीरीज का सम जो है वो इनका 3, ऐसे क्वेश्चन में बोला है। हम लोग को बोला है आर निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है मान लो ऐसे करके, और तुम लोग को बोल रहा है आर निकालो, तो बोलो कैसे निकालोगे? आर कितना होगा? देखो एस इंफिनिटी सीरीज का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो 3 इक्वल टू हो गया a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। बस इसमें इतना ही लिख सकते हैं, और तो कुछ लिख नहीं सकते। t1 को क्या लिख सकते हैं? a। t2 को ऐसे लिख सकते हैं a इंटू आर टू दी पावर 2 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। फिर ये a रहा, a इंटू आर टू दी पावर 2 माइनस 1, मतलब आर टू दी पावर 1, और आर टू दी पावर 1 का मतलब आर ही हो गया। अब यहाँ से a कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस आर इक्वल 5/3। ठीक है, 1 प्लस आर हो गया 5/3। अच्छा, a इंटू 1 प्लस आर 5/3 हो गया। अब यहां से इसको थोड़ा सा अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो a के जगह हम लोग बोल सकते हैं a इक्वल टू, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो a इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस आर, मतलब इसको मैंने और एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो a हो गया a इक्वल 3 इंटू 1 माइनस आर। ठीक है, अब इस a को यहाँ पुट करते हैं, पुट करके सॉल्व करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे कि a का आंसर कितना होगा, और अगर a निकल जाएगा तो आराम से r भी निकल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर a के जगह पुट करते हैं 3 इंटू 1 माइनस आर। ठीक है, और ये 1 प्लस आर तो पहले से ही था, और ये 5/3 है। अच्छा, अब ये सब देखो लगातार मल्टीप्लीकेशन है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1 माइनस आर 1 प्लस आर इक्वल 5/3 इंटू 1/3, 3 इधर आ गया तो 1/3 हो गया। तो यहाँ से 1 माइनस आर 1 प्लस आर इक्वल 5/9। ठीक है, अब देखो मैंने एक फॉर्मूला सिखाया ना हम लोग को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर रिवर्सली लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 5/9। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट इधर करते हैं, देखो 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल 5/9, तो यहाँ से माइनस आर स्क्वायर इक्वल 5/9 माइनस 1, माइनस आर स्क्वायर इक्वल 5 माइनस 9,
माइनस आर स्क्वायर -4/9, ठीक है। तो दोनों साइड से माइनस माइनस हटाते हैं तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा +-2/3, ठीक है। ये r स्क्वायर था तो मतलब देखो दोनों साइड में ऐसे लिख सकते हो ना, मतलब समझ में आया ना। ये देखो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 2/3 का होल स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस का होगा ना, प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी 4/9 आएगा, माइनस का करोगे तो भी आएगा, तो r का वैल्यू हो जाता है +-2/3, ठीक है। हमें आर ही पूछा था, ठीक है। आर का वैल्यू हो गया +-2/3। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है यहाँ पर अलग अलग दिया है, बी प्लस दिया है, सी माइनस दिया है, डी नन ऑफ दीज दिया है, और 4 का ए 1/3 दिया है। देखो 1/3 तो मेरा होगा नहीं, तो यहाँ पर एक्चुअली जो है देखो यहाँ प्लस माइनस में ही आंसर इनको देना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन देने का तरीका उतना सही नहीं है। बाकी अगर ऐसे चलते हैं तो मेरे हिसाब से नहीं, सही आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से होगा बी एंड सी। ऐसे ही तुम लोग लिख के रखो, बी एंड सी दोनों आंसर होगा। एक्चुअली जब एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो फिर ऑब्वियसली ऐसे ऑप्शन देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सी जो भी होगा +-2/3, क्योंकि यहाँ पर प्लस, ऐसा थोड़ी है कि आर नेगेटिव में नहीं होता है, आर पॉजिटिव भी होगा, ऐसा भी नहीं, आर नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस केस में हमारा आर कितना हो जा रहा है, +-2/3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी और भी कंफर्मेशन अगर करना है तो फिर तुम लोग को ए निकालना पड़ेगा, ए निकालने से पता चलेगा, ठीक है। ए और उसके बाद वाला, चलो एक बार देख लेते हैं ए कितना आएगा, 3 × 1 - r। अच्छा, अब r का वैल्यू हम दो तरीके से निकालेंगे, एक बार 2/3 निकालते हैं, +2/3 देखते हैं कितना आता है, 1/3, तो ये आ गया 1। और अगर हम यहाँ पर -2/3 लेते हैं तो मेरा कितना आंसर आएगा, चेक करते हैं। 3 × 5/3, तो ये मेरा 5 आएगा, ठीक है। अच्छा चलो, अगर मेरा a1 हुआ तो नेक्स्ट टर्म यानी ar कितना होगा, तो a1 होगा, और उस केस में हम r को 2/3 ले रहे हैं तो ये 2/3 हो जाएगा, और मेरा टोटल बोला था 5/3, 1 + 2/3 देखते हैं कितना आता है, 5/3। इस पे भी चेक करते हैं, तो मेरा ar यानी कि सेकेंड टर्म कितना आएगा, a है मेरा 5 और r है इस केस में मेरा -2/3, यानी -10/3। अब दोनों का एडिशन करते हैं, 15 - 10 5/3, दोनों से आंसर सेम आ रहा है देखो, और भी कंफर्म करवा दिया मैंने। तो इसका मतलब मेरा आंसर +2/3 से भी सेटिस्फाई करेगा, -2/3 से भी करेगा। +2/3 लेने से देखो, अगर +2/3 ले रहे हैं तो a कितना आ रहा है, a आ रहा है मेरा 1, ठीक है। और ar यानी सेकेंड टर्म जो कि मेरा आ रहा है यहाँ पर 5/3 नहीं, सॉरी 2/3 आ रहा है, और इसका टोटल करने से 5/3 आ रहा है। और अगर हम -2/3 लेते हैं r, तो उस केस में मेरा a आ रहा है 5 और ar यानी सेकेंड टर्म आ रहा है -10/3, और दोनों का एडिशन 5/3 आ रहा है। यानी कंफर्म है कि मेरा आंसर दोनों होना चाहिए प्लस माइनस, ठीक है। ये चेक नहीं भी करोगे तुम लोग तो भी चलेगा, फिर भी मैंने एक बार तसल्ली के लिए करवा दिया। बाकी देखो आंसर ये होना चाहिए, बी और सी दोनों मेरा सही आंसर है। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग को दो दो चीजों पे टिक करना पड़े। एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे रहेगा कि एक ही ऑप्शंस में तुम लोग को टिक करना पड़े। अच्छा, अब ये फिफ्थ वाला देख लेते हैं, लास्ट ये वाला कर लेते हैं। इफ पी क्यू एंड आर आर इन एपी, ये तीन नंबर एपी में है, और एक्स वाई जेड आर इन जीपी, then x to the power q minus r into y to the power r minus p into z to the power p minus k is equal to कितना होगा, ठीक है। हम एक बार लिख के दिखाते हैं, p q r in ap ऐसे बोला, और x y z जीपी में, और इसके साथ हमें और एक डेटा दिया है, पूछ रहा है कि x to the power q minus r इनटू, ऐसे पॉइंट का मतलब इनटू होता है, y to the power r minus p इनटू z to the power p minus q इक्वल कितना होगा, ये हमें पूछा है, ठीक है। अच्छा,
तो देखो इसका आंसर मुझे निकालना है। पहले देखते हैं कि आंसर कैसे बता रखा है, एक बार देख लेते हैं कि आंसर का पैटर्न कैसा है। चलो देखो आंसर का पैटर्न है हम लोग का 0 -1 1 एंड नन ऑफ दिस। मतलब अगर नन ऑफ दिस को एक बार छोड़ते हैं तो बाकी सब आंसर डिजिट में, ठीक है। मतलब अगर मेरा नन ऑफ दिस आंसर नहीं होता है बाई चांस, तो इसको सॉल्व करके मेरा आंसर डिजिट में आना चाहिए, ठीक है। तो डिजिट में आएगा, ये कैसे पॉसिबल है? तो एक्स वाई जेड का हम लोग जीपी में अगर है तो हमें क्या समझ में आता है, और अगर ये एपी में है तो क्या समझ में आता है। देखो अगर ये एपी में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें एक कॉमन डिफरेंस अराइज करेगा, कॉमन डिफरेंस एपी के केस में, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। अगर ये जीपी में है तो हमारे पास एक कॉमन रेशियो आएगा जिसको हम लोग आर बोलते हैं, ठीक है। अब डी कैसे निकालते हैं? एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं एनी टर्म यानी आर माइनस प्रीवियस टर्म। अब देखो ये और ये माइनस करोगे तो भी डी आएगा, ये और ये माइनस करोगे मतलब इस तरीके से, ठीक है। ऐसे माइनस करते हैं तो भी डी आएगा, ऐसे माइनस करेंगे तो भी डी आएगा। अगर दोनों ही डी है तो हम लोग बोल सकते हैं क्यू माइनस पी इक्वल आर माइनस क्यू, ठीक है। सेम तरीके से कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, ठीक है। मैंने कैसे किया? एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म। और एक तरीके से भी तो निकलेगा एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म मतलब z बाय y, और ये भी r ये भी r, तो दोनों हम लोग बोल सकते हैं कि इक्वल है। अब ऐसे करने का जरूरत क्या है? ऐसे करने से हमें कुछ ना कुछ इक्वेशन से आंसर मिलेगा जिसका यूज करके हम लोग इस डेटा को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां से क्या मिलेगा देखते हैं, q माइनस पी इक्वल आर माइनस क्यू। अब ये क्यू को इधर लेके आते हैं, ये p को इधर लेके जाते हैं, तो 2q p प्लस आर हो गया। यहां से q निकालेंगे p प्लस आर बाई, यहां तक ही रखा। ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म रखा है, जितना जरूरत होगा उतने का यूज करेंगे। इसको भी देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है। ये मेरा डेटा निकल गया है। अच्छा अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या अवेलेबल है? ये वाला अवेलेबल, एक्स टू दी पावर क्यू माइनस आर इंटू वाई टू दी पावर आर माइनस पी इंटू जेड टू दी पावर पी माइनस क्यू। इसे सॉल्व करके मुझे डिजिट में आंसर लाने का कोशिश करना है, ठीक है। तो एक्स टू दी पावर क्यू माइनस आर, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो y टू दी पावर r माइनस p है, ठीक है, और p माइनस q है। कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग, चेक करते हैं कुछ सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं कि नहीं। अच्छा यहाँ पर देखो q माइनस r को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या? देखो जैसे यहाँ से अगर ट्रांसफर करते हैं, ये तो मैंने जैसा था वैसा लिखा था, मुझे q माइनस आर को अगर ट्रांसफर करना है तो ये देखो q और ये r को लेके आते हैं। q माइनस आर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p माइनस क्यू। इसके बाद अगर ये लाइन में डिराइव करते तो q माइनस आर को हम लोग लिख सकते हैं p माइनस क्यू। अब ऐसे करने का फायदा क्या है वो करने से ही पता चलेगा। ये देखो यहाँ पर हम लोग x टू दी पावर q माइनस आर की जगह लिख देते हैं p माइनस क्यू। इससे क्या बेनिफिट हुआ? यहाँ भी मेरा एक p माइनस क्यू है। जितना सिमिलर डेटा होगा कैलकुलेशन करना उतना आसान होगा, ठीक है। तो ये हो गया z टू दी पावर p माइनस क्यू। मैंने सिर्फ इसको चेंज किया और बाकी जैसा था वैसा रखा, ठीक है। अब हम लोग बोल सकते हैं इसके पावर में भी p माइनस क्यू, इसके पावर में भी p माइनस क्यू। जैसे a टू दी पावर r b टू दी पावर r, तो हम लोग बोलते हैं ना a b होल टू दी पावर r, वही करेंगे x इंटू जेड होल टू दी पावर p माइनस क्यू, ये बना लिया मैंने, इंटू ये इंटू y टू दी पावर r माइनस p। देखते हैं कोई बेनिफिट हुआ कि नहीं। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इंटू जेड, इसका मतलब y स्क्वायर होता है। अब देखो इससे यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, इसका मतलब y स्क्वायर टू दी पावर p माइनस क्यू इंटू y टू दी पावर r माइनस क्यू। अब देखो इसको सॉल्व करो, y टू दी पावर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 2p माइनस 2q इंटू y टू दी पावर r माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेस, ये देखो पावर, जैसे देखो अगर ऐसा होता है a टू दी पावर 2 इंटू a टू दी पावर 3, तो हम लोग क्या करते हैं 2 प्लस 3 a टू दी पावर 5 लिखते हैं, वैसे ही लिखेंगे।
y टू दी पावर 2p माइनस 2q प्लस r प्लस हो जाएगा ना, पावर जो है बेस में वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया। तो y टू दी पावर कितना आ गया, ये हो गया p, और यहाँ पर p माइनस 2q प्लस r इतना निकल के आया। अभी तक हमारा सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमें जो है डेटा उस तरीके से नहीं मिल रहा है जो कि जिस तरीके से ऑप्शन है। देखते हैं क्या आ रहा है। अब और एक डेटा हम लोगों ने निकाला था, यहाँ पर देखो q का वैल्यू क्या निकाला था, p प्लस r डिवाइडेड बाई 2, ये निकाला था, ठीक है। या फिर 2q देख लो, 2q को p प्लस r लिखा था, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको पुट करते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर पुट करते हैं p प्लस r, किसका वैल्यू p प्लस r है 2q, तो इसके जगह लिखो p प्लस r, ठीक है। तो y टू दी पावर p ब्रैकेट ओपन माइनस p माइनस r, ठीक है, सॉरी प्लस r, ठीक है। p माइनस p माइनस r प्लस r, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, y टू दी पावर 0 हो गया। और हमें पता है समथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू टू दी पावर 0 1 होता है, तो इसका मतलब हम लोग का आंसर 1, यानी कि ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया यहाँ पर सी, ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है बोल सकते हो, मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ इंडिसेस भी डाल दिया है, लेकिन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। देखो प्रैक्टिस के ऊपर है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम एक बार फिर से बता देते, थोड़ा सा मुश्किल था इसीलिए। PQR अगर AP में है तो ये कंडीशन होगा डिफरेंस के लिए, क्योंकि एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, ठीक है। अच्छा, कॉमन रेशियो एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, यहाँ से ये रिलेशन मिला और यहाँ से मैंने ये बनाया था। बाकी जरूरत पे मैंने यहाँ पर एक ट्रांसफर किया, यहाँ से एक डेटा पिक किया, और यहाँ पर जब कैलकुलेट किया तो कैसे किया देखो। सबसे पहले x टू दी पावर q माइनस r के जगह मैंने q माइनस r के जगह p माइनस q लिखा। इससे क्या हुआ देखो, अब मेरा आंसर डिजिट में कब आ सकता है, जब ये सारे बेस एक ही जैसे बन जाए। अगर सब बेस एक होगा तभी ना हम पावर का एडिशन कर सकेंगे, क्योंकि देखो अगर मेरा y इंटू y और पावर में कुछ रहेगा, या x इंटू x पावर में कुछ रहेगा, तो ही ना हम उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। जब तक डिफरेंट डिफरेंट बेसिस रहेगा तो हमारे पास सिंगल डिजिट में आंसर नहीं आ सकता है। तो देखो मैंने जेड को जो है पावर जो है दोनों जगह पे p माइनस क्यू किया, तो एक्स जेड टू दी पावर आ गया, ठीक है। फिर एक्स जेड की जगह मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया, इससे देखो मेरे हर जगह पे बेस y आ गया। उसके बाद डायरेक्ट छोटा छोटा कैलकुलेशन करते गए और यहाँ पर इसका सब्स्टिट्यूट किया 2q का, तो वहां से हमें जो है पावर में 0 मिला y के पावर में, और y का पावर 0 मतलब 1, कोई भी चीज का पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो 5th नंबर थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन, ठीक है, तो हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो, काफी सारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सब मिक्स्ड अप क्वेश्चन है, 30 तक है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग को 6 से 30 तक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और बाकी जो बचा वो भी करेंगे। अभी लगेगा 2 क्लास या 3 क्लास में, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।